हाँ तो रिकॉर्ड लिखा आ रहा था ना, पहले नहीं आ रहा था। ओके सो 2 दफा किया तो मैं भी एक छोटा सा क्लिप दूसरा बन गया होपफुली। कमरान भी जो है ना वो कोई आजकल उसका स्मार्टफोन जब से उसने लिया है उसको कोई ना कोई। ओके सो लास्ट टाइम हमने कुछ करना शुरू किया था स्टेट मशीन्स, और उसके बाद हम कहते हैं वेरिलॉग में स्टेट मशीन कैसे कोड करते हैं। आई थिंक हमने लास्ट काम ये किया था। तो उससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि बेसिकली ज्यादातर डिजाइन्स को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं डाटा पाथ और एक हिस्से को हम कहते हैं कंट्रोल। और जो डाटा पाथ होता है उसमें अमूमन हम डाटा जिस तरह से फ्लो होना उस तरह से चीजें डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि एडर मल्टीप्लायर कहाँ से कहाँ जाने हैं, ठीक है। जहां पर चीजें सिलेक्ट होनी है वहां पर हम मल्टीप्लेक्सर लगा देते हैं। लेकिन आप कहीं पे मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है तो उसकी सिलेक्ट लाइन जो आ रही है वो अक्सर हम उसको कहते हैं कि ये कंट्रोल सिग्नल है जो कंट्रोल कर रहा है कि कौन सी चीज आगे फॉरवर्ड होगी, ठीक है। ये फॉरवर्ड होगा या ये फॉरवर्ड होगा। इसी तरह आगे अगर कोई रजिस्टर है जिसमें ये मैं लिखवाना चाह रहा हूं तो उसका इनेबल, इसको कई दफा हम कंट्रोल सिग्नल कहते हैं। तो कुछ सिग्नल तो बिल्कुल डायरेक्टली एविडेंट होते हैं डिजाइन से, तो उनको तो हम उसी वक्त टाई कर देते हैं। जो बाकी के कंट्रोल सिग्नल बनते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अक्सर हम कोई स्टेट मशीन बना लेते हैं, ठीक है। अगर कोई सिंपल सा है तो हो सकता है कि कोई काउंटर वगैरह से ही काम हो जाए। काउंटर खुद भी एक स्टेट मशीन होती है, ठीक है। सो काउंटर अगर हम कह रहे हैं कि काउंटर है जो 0 1 2 3 जा रहा है तो बेसिकली इट्स अ स्टेट मशीन जो 0 से स्टार्ट हुआ और फिर वो 1 पे चला गया, 2 पे चला गया, 3 पे चला गया, 4 पे चला गया, वापस आ गया, ठीक है। तो स्टेट मशीन यही काम कर रही होती है ना कि वो डिफरेंट स्टेट्स में जा रही है। तो काउंटर इज लेट्स से 2 बिट का काउंटर है तो वो 0 1 2 3 जाकर फिर 0 1 2 3 फिर 0 1 2 3 इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो वो भी एक सिंप्लीफाइड स्टेट मशीन है, बट हम उसके लिए एक्सप्लिसिटली सर्किट डिजाइन करने का कि यार स्टेट मशीन के तौर पर वो कैसा लगेगा, हम उसको सिंपली काउंटर से ही डिजाइन करें। ओके सो ये हमने कहा था कि हम कंट्रोल यूनिट इज काइंड ऑफ अ पपेटियर, और जो आपकी डाटा पाथ है वो पपेट है जिसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम डिजाइन कर रहे होते हैं। और मीली मूर स्टेट मशीन और इनको हमने काइंड ऑफ कवर कर लिया था विद वेरिलॉग कोड एग्जांपल्स एज वेल, ठीक है। सो जो मैं चीज इसमें आप कवर करना चाह रहा हूं इन एग्जांपल्स को छोड़कर, वो बाकी जो हमने चीज कर ली है वो है कि इसी स्टेट मशीन को जो है ना हम थोड़ा सा डिफरेंटली भी बास्कात ड्रॉ करते हैं। उसको हम कहते हैं ASM या एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन, ठीक है। तो सेम स्टेट मशीन जो कि हम बना चुके हैं डिफरेंट, उनको आप 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये आपका ये वाला है ना कि आप स्टार्टिंग स्टेट पे डबल सर्कल लगा देते हैं और अगर 0 आए तो आप कहते हैं इस जगह पे चले जाओ और इधर आउटपुट लिख देते हैं कि क्या होगी, और 1 आए तो ठीक है। तो यही चीज अगर मैंने एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन के हिसाब से लिखनी हो तो उसके अंदर हम अमूमन थोड़ा सा सिंटेक्स नहीं, उसकी डायग्राम थोड़ी सी बदल जाती है। इसमें थोड़ा सा फायदा यह है कि थोड़ी सी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाती है एल्गोरिथमिक स्टेट डायग्राम जो है, इसमें आप फर्दर डिटेल डाल सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि यार थोड़ी देर में वो अगर मैंने ज्यादा आउटपुट शो करनी है तो मैं स्लैश के आगे बहुत सारी लिखूंगा तो वो एक काफी ज्यादा झमकट्टा सा बन जाएगा। तो उसके बजाय जो आपकी स्टेट एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है। सो इट्स मोर लाइक अ फ्लो चार्ट, और जिसमें आप रेक्टेंगल, डायमंड, ओवल और इस तरह कर रहे होते हैं, दोनों तरह से यूज कर रहे होते हैं। तो मेनली हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। रेक्टेंगल्स जो है ना वो शो कर रही होती है स्टेट बॉक्स को। इसको क्या हो गया, अच्छा वापस आ गया। समटाइम्स ये खुद ब खुद ही करना कुछ शुरू हो जाता है, ठीक। ओके तो फॉर एग्जाम्पल ये भी नीचे कोई एग्जाम्पल है जिसमें 2 डिफरेंट स्टेट मशीन हो, है तो सही, लेकिन चलो अभी इसको हम बाद में करते हैं। सो मेन जो चीज है वो ये है कि आपने जो स्टेट जो कि आप इस वाले केस में सर्कल में शो कर रहे थे, जो एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन है उसमें आप रेक्टेंगल से शो कर रहे थे, ठीक है।
सो मैं लेट से कहता हूं कि ये मेरी आइडल स्टेट थी, ठीक है। सो हमने एक स्टेट डायग्राम बनाई थी, आपको याद होगा कि अगर एक प्रोसेसर डन हो तो दूसरे को स्टार्ट कर दो। तो मे भी हम उसी एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। और हमने कुछ इस किस्म का कहा था कि शुरू में आप आइडल में बैठे हुए, ठीक है, और अगर स्टार्ट आता है तो आप स्टार्ट ए करते हुए वेट ए पे चले जाते, याद है कुछ, ठीक है, कि प्रोसेसर एक डन का वेट करे, ठीक है। अगर डन नहीं आता, ठीक है, नॉट ऑफ डन लेट से चल रहा है आपका, तो आप कुछ भी आउटपुट नहीं करते और इधर ही रहते, ठीक है। और अगर डन आ जाता है तो आप, ठीक है, डन ए अगर आ जाता है तो आप स्टार्ट बी करते हुए वेट बी में चले जाते हैं, ठीक है। और अगर इधर से डन बी नहीं आता, नॉट ऑफ डन बी हो, तो फिर आप इधर ही रहते हैं। और अदरवाइज अगर डन बी आ जाता है, ठीक है, तो आप स्टार्ट सी करते हुए वेट सी पे चले जाते हैं। और यहां पर अगर डन सी आ जाता है तो आप फाइनल डन आउट कर देते हैं और दोबारा आइडल में चले। तो इस तरह की हमने बनाई थी। और अगर नहीं आता तो इधर रहते हैं, ठीक है। और नहीं आने वाले केस को हमने इस तरह कवर किया था कि हमने कहा था हम डिफॉल्ट वैल्यूज अगर दे दें सारों को, तो फिर हम सिर्फ इन ट्रांजेक्शंस को शो करते जाएंगे जहां पर हमने कोई आउटपुट असर्ट करनी हो। अच्छा, अगर मैंने उसका ASM चार्ट बनाना है, ठीक है, सो उसमें क्या करूंगा कि इसमें जो ये स्टेट्स है ना, ये अब रेक्टेंगल से शो हो रही होंगी, ठीक है। और जो डायमंड है वो डिसीजन बॉक्स है, वो बता रहा है कि अगर इनपुट 0 आई तो इस तरफ चले जाओ, 1 आई तो दूसरी तरफ चले जाओ, या अगर मल्टीपल इनपुट्स हैं तो मतलब 2 बिट क्या है तो आपको अगर 0 आई तो इधर चले जाओ, 0 आई तो इधर चले जाओ, इस तरह से आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर मैंने इस तरह बनाना हो, ठीक है, मे भी मैं ये वाली बत्तियां भी ऑन कर लूं थोड़ा सा, शायद व्यू कोड का बेहतर हो जाए। देखिए भाई आवाज तो नहीं चलेगी क्योंकि तार खींचिए मेरी तरफ से, ठीक, ओके। तो मैं क्या करूंगा, पहली चीज है रेक्टेंगल। इसमें मैं कहूंगा कि भाई स्टेट अगर आइडल है तो मैं इधर ही रहूं, ठीक है। अगर स्टार्ट आया है, ठीक है, स्टार्ट अगर 0 है मैं कहूंगा कि मैं इधर ही रहूं, 1 है तो मैं किसी और स्टेट में चला जाऊं, ठीक है। इधर भी कह सकता हूं, नीचे भी कर सकता हूं, जिस तरह मैं मुनासिब समझूं अपनी स्पेस के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इस तरफ इसलिए चला गया हूं कि हो सकता है कि मुझे इधर से व्हाइट बोर्ड छोटा ना पड़े, ठीक। तो अगर स्टार्ट आया तो मैंने किधर जाना था, वेट ए में, और मैंने आउटपुट क्या करनी थी, स्टार्ट ए को, ठीक है। सो ये आउटपुट्स के लिए ना आप ओवल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इधर एक छोटा ओवल लेट से ड्रॉ कर देता हूं। तो ओवल इज नॉट अ स्टेट, इट्स बेसिकली आउटपुट। तो मैं कहूंगा कि स्टार्ट ए को 1 कर दो, ठीक है। और अगली स्टेट पे चले जाओ जो कि आपकी हो गई वेट ए, ठीक। वेट ए पे क्या करो, अगेन देखो वेट ए पे क्या इनपुट हम देख रहे थे कि डन की क्या आ रहा है, ठीक है। सो ये डन कौन सा, बेसिकली ये डन ए था, ठीक है। और ये, हाँ ये डन ए था, डन ए नहीं आया तो वहीं पे रहना है, डन ए। तो मैं कहता हूं डन ए 0 है तो इधर ही रहो, अगर 1 है तो अगली स्टेट में चले जाओ। और अगेन इस जगह पर मुझे लेट से कि मैं इस जगह पर ये आउटपुट भी एक करनी थी, तो मैं कहता हूं कि मेरी आउटपुट हो जाएगी स्टार्ट बी को 1 कर दो, ठीक। और स्टार्ट बी को 1 करके आप वेट बी में चले जाओ, ठीक है। सो ये 1 का केस है, 0 के केस में इधर, 1 के केस में, ठीक है। अच्छा, वेट बी पे हमने क्या चेक करना था, डन बी को चेक करना था, ठीक है। डन बी अगर 0 है तो इसी पे रहो, अगर 1 है तो सो स्टार्ट सी करो और वेट सी में चले जाओ, ठीक है। और इसी तरह वेट सी पे आपने क्या करना था,
डन सी हो जाएगा, तो नहीं हुआ तो इधर ही रहो, हो गया है तो वापस इधर आ जाओ और इस जगह पर डन को 1 कर दो। ठीक है, तो ये समझ आ रही है कि ये किस तरह बन रही है। जो ओवरऑल सब कुछ डन हो गया ना, तो हमने ये आगे एक ओवरऑल स्टार्ट था, एक ओवरऑल डन था। ठीक है, तो ये अब कुछ समझ आ रही है कि ये एक दूसरे के ऊपर कैसे मैप हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस केस में इसमें कोई नई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इस केस में दिस डायग्राम वाज गुड इनफ। ये बना लें या वो बना लें, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, ये एक दूसरे से रिप्लेस कर देती है। लेकिन अगर आपने ज्यादा सिग्नल्स असर्ट करने हैं या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात करनी है थोड़ी सी, तो वो आप इस ओवल के अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कि ये आउटपुट करने की जरूरत है, जो कि बास का थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। एक हम थ्योरी में पढ़े होते हैं चीजें, एक हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल थियोरेटिकली इस तरह नहीं कई दफा चल रहे होते। हम और कंस्ट्रेंट्स भी देख रहे होते हैं कि हमारी आउटपुट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और कोई फीडबैक आ रहा हो तो, यानी कि अगर एक ब्लॉक से मैं दूसरे ब्लॉक को दे रहा हूं और वहां से वापस आ रहा है तो कोई फीडबैक पाथ ना बने, इधर से रजिस्टर्ड आउटपुट हो तो बेहतर है। तो इस किस्म की कुछ चीजें हम उस वक्त कंसिडर कर रहे होते हैं जो कि थ्योरी में बात साथ कवर नहीं होती। ओके, लेकिन एनीवे, सो यहां तक आपको चीज क्लियर होगी कि किस तरह। तो ये नीचे वाली जो एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली यही कर रही है कि एक स्टेट मशीन से दूसरी स्टेट मशीन पे पोर्ट करने का क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये उसी की एग्जांपल थी जो कि काइंड ऑफ हमने कर ली, यानी कि हमने ये तो नहीं किया, लेकिन हमने जो स्टार्ट और वेट वाला काम किया था वो तकरीबन वैसे ही था। तो आई थिंक इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। आगे 4 एंट्री FIFO की एग्जांपल है किताब में और स्लाइड्स पे भी, जिसमें अच्छा ये हमने वेरिलॉग में वैसे एज एन एग्जांपल कर लिया था, लेकिन हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था। ठीक है, तो ये है कि अगर हमने वो FIFO, हमने तो उसकी कंट्रोल लॉजिक उसी के साथ साथ डिजाइन कर ली थी, यानी कि वो काउंटर से कंट्रोल किया और इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर बना दिया। लेकिन अगर हम इस पैराडाइम में चलते कि एक कंट्रोलर है और एक डाटा पाथ है, तो हम डाटा पाथ यूं रख सकते थे कि FIFO में डाटा पाथ हमने यही रखा था, अगर आपको याद हो, कि जब भी इनपुट आएगी तो पहले रजिस्टर पे जाएगी और फिर दूसरा वाला आगे मूव हो जाएगा, आगे मूव हो जाएगा। और एक मल्टीप्लेक्सर लगाया था हमने कि क्योंकि आउटपुट किसी से भी कंट्रोल हो सके, तो हमने इसके इनेबल को और जो इसकी कंट्रोल लाइन को अगर हम देखें तो ये बेसिकली ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ठीक है, तो हमने इसकी लॉजिक अगर आपको याद हो तो हमने वो एक काउंटर से बना दी थी कि जो पुश पे इंक्रीमेंट हो रहा था, पॉप पे डिक्रीमेंट हो रहा था। लेकिन बट अनदर वे कुड बी कि आप इसको एज अ कंट्रोलर इन VN करें और आप काउंटर को एज अ डिजाइन करें। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल उसको कवर कर रही है कि इसका कंट्रोलर क्या बनेगा। ठीक है, तो ये उसकी कंट्रोलर की 5 स्टेट की स्टेट मशीन बन रही है कि अच्छा एम्प्टी है और फिर पुश आया तो क्या करना है, पॉप आया तो क्या करना है। ठीक है, सो आप इसमें देखें तो इसमें मल्टीपल डायमंड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं अगर बड़ा करूं तो नजर आ जाएगा। ठीक है, कि अगर आपके पास डेल आया तो क्या करना है, अगर डेल से मतलब मेरा ख्याल है पॉप है इनके केस में, यानी हमने तो पुश और पॉप सिग्नल रखे थे, इसमें राइट और डेल है इनपुट्स। ठीक है, तो डेल का मतलब पॉप, राइट का मतलब पुश। ठीक, सो अगर एम्प्टी पे डेल आ जाए तो आपने एरर आउटपुट करनी है। अगर डेल नहीं आया तो आप राइट को चेक करेंगे, राइट अगर नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं आया तो इधर ही रहे। अगर राइट आ गया है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने किस वाले रजिस्टर का राइट नेबल 1 करना है, आपने पहले वाले रजिस्टर का राइट नेबल 1 करना है और आगे चले जाना है। ठीक है, तो ये आप स्टेट मशीन को जाकर आई वुड से कि एक दफा इस पे नजर मार लेंगे ये किस तरीके से स्टेट मशीन्स बनती है। ठीक है, ऑल्दो पर्सनली मेरा ख्याल है कि अगर हमने FIFO ही बनाना था तो उसमें शायद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उस काउंटर से थोड़ी सी ज्यादा ही हो जाए, क्योंकि इसमें हर स्टेट पे आपके ये चेक्स लग रही, जबकि वो काउंटर में हमारे पास एक ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से हमारा काम हो गया था। ओके, सो बाकी डिजाइन एग्जांपल्स थी और एडवांस डिजिटल डिजाइन की स्लाइड्स हैं तो वो हम निकाल देते हैं फिलहाल। एंड वी मूव टू चैप्टर नंबर 10, जो कि प्रोबेबली हमारा थ्योरी का लास्ट चैप्टर होगा जो हम इसमें कवर कर रहे होंगे, माइक्रो प्रोग्राम स्टेट मशीन।
ओके, डू वी हैव टाइम? टाइम हमारे पास है, ठीक है। ओके, सो माइक्रो प्रोग्राम स्टेट मशीन पे आते हैं, ठीक है। तो जो हमारी नॉर्मल स्टेट मशीन है ना, जब तक हमारे डिजाइन छोटे होते हैं, ठीक है, तो तब तक तो हम इस तरह स्टेट मशीन पे चल रहे होते हैं। जब डिजाइन जरा बड़े होते हैं तो हम उन पे कुछ जिसमें हमने कोई हार्डवेयर ऐसा लगाया है कि जो हम रीयूज भी करना चाहें, तो तब हम चाहते हैं कि हम ये कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोग्राम कर सकें किसी तरह, ठीक है। तो वहां से मेन आइडिया माइक्रो प्रोग्राम स्टेट मशीन का शुरू होता है, ठीक है। सो मेन चीज क्या है कि आपके पास आप ये चाह रहे होते हैं कि जो आपका एक तो थी ना, एक स्टेट रजिस्टर हमने बनाया था और हमने कहा था कि कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक थी जिसकी बेस पे हम डिसाइड कर लेते थे कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो अभी इसको भूल जाए, हमने ये कहा था कि अगर मिली मशीन है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट, आपकी आउटपुट्स आर अ फंक्शन ऑफ स्टेट एंड इनपुट, और नेक्स्ट स्टेट वाज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एज वेल एज करंट स्टेट। इस वक्त रजिस्टर की जो वैल्यू आ रही है प्लस जो इनपुट आई है उसकी बेस पे आप डिसाइड करते थे कि अगली स्टेज क्या होगी। सो आप एक काम ये कर सकते हैं कि बजाय वो कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने के, आप इधर एक छोटी सी प्रोग्राम मेमोरी लगा दें, ठीक है। और उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो आप स्टेट रजिस्टर प्लस इनपुट मिलाकर जो भी बिट्स बनती हैं उन पर डिसाइड करना, ठीक है। सो उससे क्या होगा, लेट से कि आप कहते थे कि यार आइडल स्टेट हुई और स्टार्ट आया तो मैंने नेक्स्ट स्टेट वेट ए पे जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर जीरो आ रहा हुआ और इनपुट जो होगी, इनपुट में हमारे पास लेट से वही जो हम अभी स्टेट मशीन बना रहे थे उसमें स्टार्ट, डन ए, डन बी, डन सी, 3 इनपुट थी, ठीक है। तो अगर स्टार्ट 1 हो और बाकी तीनों 0 हो तो उस वाले एड्रेस पे आप लिखवा दें कि नेक्स्ट स्टेट जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी जो है ना, ये काइंड ऑफ आपका एक लुकअप टेबल बन गया कि जिसमें आप बता देंगे यार अगर करंट स्टेट ये हो और इनपुट ये है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए और आउटपुट क्या होनी चाहिए। तो आप स्टेट मशीन को कोड कर सकते हैं बाय बेसिकली दिस लुकअप टेबल प्लस रजिस्टर, ठीक है। तो आपने बजाय इसके कि वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक बनाई, आपने उसके बजाय एक लुकअप टेबल या प्रोग्राम मेमोरी के साथ उसको इसमें इंप्लीमेंट कर दी। इसका फायदा क्या होगा कि कल को मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मैं कोई और आउटपुट निकालना चाहता हूं या मैं कोई और स्टेट में जाना चाहता हूं, तो मैं इसको प्रोग्राम मेमोरी को रीप्रोग्राम कर सकता हूं कोई और वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो कोई और वैल्यूज लिखवा दूंगा इसके अंदर, तो यही स्टेट मशीन कुछ और काम करना शुरू हो जाएगी। अब बजाय अगर मैं वो फिक्स लॉजिक बना देता, ये स्पेशली यूजफुल है कि अगर आपने कोई एसिक बनाना था, ठीक है। एफपीजीए पे तो हम वैसे भी उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने एसिक बनाना था कोई, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी बनानी थी और वहां पर मैंने अगर वो फिक्स कॉम्बिनेशनल सर्किट बना दिया, तो इसका मतलब है कि कल को मैं उसको रिवाइज नहीं कर सकता उसी आईसी को, मुझे आईसी एक नई भेजनी पड़ेगी अगर मैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट लाऊं। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से कोड किया हुआ था तो अब ये प्रोग्राम मेमोरी है, अगर मैं इस प्रोग्राम मेमोरी का कोई राइट इंटरफेस रखूं कि मैं इसको कल को रीप्रोग्राम कर दूं, तो यही वाला सर्किट में मैं कोई नई स्टेट मशीन कल को भेज सकता हूं, ठीक है। और उससे ये वाला अपग्रेड हो जाए एक तरह से, ठीक है। तो ये फायदा माइक्रो प्रोग्राम आर्किटेक्चर का होता है, ठीक है। सो ये उसी को थोड़ा सा रीफ्रेज किया हुआ है कि आपके पास जो स्टेट रजिस्टर था उसको आपने इस जगह पर ले आए और आपने कहा कि स्टेट प्लस इनपुट मिलके आपका बनेगा। तो इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल आपकी 4 बिट की स्टेट थी, ठीक है। सो तो ये आपकी करंट स्टेट 4 बिट की और 2 इनपुट आ रही थी लेट से, तो ये 4 जमा 2 6 मिल आपकी टोटल बिट्स बन गई। तो आपको
6 बिट्स के तमाम कॉम्बिनेशन हैंडल करने हैं कि अगर स्टेट 0000 थी और ये 01 आया तो क्या करना है, अगर ये 0000 थी तो 10 आया तो क्या करना है। तो ये टोटल आपके पास करंट स्टेट, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक डिजाइन से याद हो तो हम एक स्टेट टेबल बनाते थे, ठीक है। तो करंट स्टेट और इनपुट होती जिसमें एक तरफ और दूसरी तरफ होता था नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट, ठीक है। और ये पूरी तरह डिफाइन कर रही होती थी हमारे सर्किट को। जो सीक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस था वो हमने ये पढ़ा था कि भाई करंट स्टेट और इनपुट, और हम कहते थे कि यार करंट स्टेट लेट से आप इस केस में ये हमने 4 बिट की रखी है और इनपुट 2 बिट की रखी है, तो हम इसमें सारे कॉम्बिनेशन रख लेते थे। इस केस में ये 6 बन रही है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 000000 010010 एंड सो ऑन अप टू 111111, ठीक है। अगर बाकी आपकी 16 स्टेट की स्टेट मशीन थी तो ये आपके पास 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे कि हर स्टेट पे 4 इनपुट कॉम्बिनेशन बनते हैं, 000110 और 11। तो आप बता रहे होते हैं कि भाई अगर 000 पे 00 आया तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी, अगर 0001 आया तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, ठीक है। तो ये आप फिल कर देते हैं और उसके हिसाब से आप स्टेट डायग्राम के हिसाब से इसको फिल कर लेते हैं और उसके बाद अब आपके पास ये पूरा स्टेट टेबल। तो इस स्टेट टेबल को कोड करने का एक तरीका जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये वाली चीजें है ना, जो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट है, इसको हम लिखवा दें मेमोरी में, रैम में। जो 0 नंबर वाली जगह है, सो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसी तरह चल रहा है ना, ये तो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि रैम के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं कि 0 जब आना था तो उस वक्त मुझे क्या नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट चाहिए थी, तो ये हमने रैम की पहली लोकेशन पर लिखवा दिया। 1 आना था तो क्या आउटपुट चाहिए थी, ये मैंने रैम की दूसरी लोकेशन में लिखवा दिया। 2 आना था तो जो आउटपुट चाहिए थी वो मैंने इधर लिखवा दिया। 63 जब आना था तो उसके ऊपर जो चाहिए थी वो मैंने रैम की आखिरी लोकेशन में लिखवा दी। तो दिस लुकअप टेबल और रैम इज एक्चुअली कोडिंग होल स्टेट मशीन। और कल को मैं कुछ 6 इनपुट वाली 6 इनपुट मीन्स के 4 स्टेट की बिट्स और 2 इनपुट वाली केस के लिए कोई और स्टेट मशीन बनाना चाहूं तो आई जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यूज, मैं इन वैल्यूज को चेंज कर दूं तो यही वाला सर्किट कुछ और काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सो इधर ये अब एक छोटी सी एग्जांपल है जो कि सो ये एक प्रॉब्लम था कि नंबर ऑफ वंस डिटेक्ट करने हैं आपने, ठीक है। सो ये स्टेट मशीन है जो कि कहती है कि अच्छा जब अप टू मेरा ख्याल है 4, तो आप कहते हैं कि अच्छा 0 आए तो आप उसी स्टेट में रहे, 1 आए तो अगली में चले जाए, 0 आए तो इसी स्टेट में रहे, 1 आए तो अगली में चले जाए, 0 आए तो इसी स्टेट में रहे, 1 आए तो अगली में चले जाए। तो आपके पास जो करंट स्टेट है वो काउंट बता रही है, ठीक है। तो अगर 4 तक हुए तो आप कर लेंगे, जो आखिरी 1 आया तो आप आउट 4 1 अगर हो गए आपके पास तो आपने आखिरी दफा आउट को 1 करते हुए आप वापस चले गए, ठीक है। तो आप 1 काउंट किए जा रहे हैं, जैसे ही 4 1 होंगे तो आप वापस चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सो ये वाली जो आप स्टेट मशीन है इसमें इनपुट कितने बिट की है, एक इनपुट आ रही है सिर्फ इन, जो कि या 0 होती है या 1, तो हम उसको काउंट कर रहे हैं कि उसमें 1 आया या 0 आया। अगर 0 आता तो हम इधर ही रहे, 1 आया तो अगली पे चले गए, फिर 0 आया तो जब इधर से हम आगे गए उसका मतलब 2 दफा 1 आ चुका है, इधर से आगे गए तो 3 दफा 1, आखिरी दफा आया 1 तो इसका मतलब 4 दफा 1 आ चुका है, ठीक है। तो 1 बिट की इनपुट है। स्टेट कितनी है, कितने बिट की होगी, स्टेट विल डिपेंड के टोटल हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं, रेक्टेंगल्स कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब है 2 बिट इसके लिए काफी है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, जो कि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें कि वो ऊपर 2 टिक B 0 0 0 1 1 0 और 1। सो 2 बिट की स्टेट हो गई। तो ये मैंने अभी टेबल बनाया था करंट स्टेट और इनपुट वाला, उसमें 2 बिट की करंट स्टेट हो गई, 1 बिट की इनपुट हो गई। आउटपुट कितने बिट की है, आउटपुट भी 1 बिट की है, जो 1 तब होती है जिस वक्त 4 1s आपके पास पूरे होते हैं, जो बाकी सारे केसेस में 0 है, सिर्फ आखिरी वाली 3 इन बनाने के बाद जब चौथा 1 आता तो हम 1 करते। ओके, सो इसका मतलब है कि 2 बिट स्टेट की, 1 बिट इनपुट की, तो 3 बिट का एड्रेस चाहिए होगा मुझे मेमोरी का, ठीक है।
तो ये जो डायग्राम है ना, ये आपको ये शो कर रही है कि 3 बिट का एड्रेस चाहिए होगा, तो आप इसको इस तरह से कोड कर सकते हैं कि ये मेरे पास 3 बिट का एड्रेस है, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है बट ये हार्डवेयर में कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज एड्रेस। ये आपको शो करने के लिए कि 00 पर अगर 0 आया तो नेक्स्ट स्टेट 00 रहनी चाहिए, 00 पर अगर 1 आया तो नेक्स्ट स्टेट 01 होनी चाहिए, 01 पे अगर 0 आया तो नेक्स्ट स्टेट यही रहनी चाहिए, 01 पे अगर 1 आया तो नेक्स्ट स्टेट 10। इसी तरह आखिरी में 1 पे 1 आया तो अब इसका मतलब है 3 1s आ चुके थे तो हम तीसरी स्टेट में थे ना, उस पे 1 आया तो मैंने नेक्स्ट स्टेट आइडल वाली स्टेट पे चले जाए और आउटपुट को 1 करते हैं आउटपुट, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही। तो ये वाली चीज अगर मैं एक छोटी सी लुकअप टेबल या प्रोग्राम मेमोरी में कोड कर लूं और ये वाली चीज को उसका एड्रेस बना दूं, ठीक है, तो मैं बनाना कुछ भी नहीं है, एक्चुअली हार्डवेयर में कुछ भी नहीं होगा, जो करंट स्टेट आ रही है उसके साथ मैं इनपुट को कंकैटिनेट करूं तो ये 2 बिट की बात इधर से आ रही है, 1 बिट उसमें ऐड हुई, 3 बिट का एड्रेस बन गया, तो ये 0 से लेकर 7 तक जा सकता है और उसकी बेस पे मेरे पास आउटपुट इधर से निकल रही है और इसको मैं आउटपुट पे बाहर निकाल दूं तो ये मेरे पास स्टेट मशीन जो है वो सिंपली प्रोग्राम मेमोरी से कोड होगी। सो यहां तक चीज समझ आ रही है? ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा वापस छोटा करता हूं, ठीक है। सो ये उसी चीज को डिस्क्राइब कर रही है कि आपके पास इनपुट करंट स्टेट और ये आपके पास कह लो कि उसकी बेस पे आपके पास आउटपुट बन गई। ये एक्चुअली 3 नहीं, मेरा ख्याल है ये 2 होनी चाहिए, है ना, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये 4 बिट तो नहीं होनी चाहिए, ये नहीं, इसमें कोई चेंज किया है? एक 2 3 4, अच्छा हाँ, ये मूर के हिसाब से किया हुआ, ठीक है। सो मूर की मशीन के मतलब मीली मशीन में हमारे पास 4 थी, तो ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें मूर के हिसाब से किया हुआ, तो हर आउटपुट के लिए भी एक स्टेट बनानी पड़ती है, हमने देखा था, तो आउटपुट के लिए अलग स्टेट बनी है, तो उस केस में ये आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टेट आएगी, उसके लिए फिर ये 4 बिट्स होगी, ठीक है। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी। 5 के डिजाइन एग्जांपल को छोड़ लेते हैं, लाइफो को भी छोड़ लेते हैं। ओके, अच्छा, सो मेन जो आइडिया था कि वो ये था कि हमने करंट स्टेट और इनपुट की बेस पर डिसाइड किया कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। अक्सर जो स्टेट मशीन्स होती हैं वो एक फिक्स पैटर्न पे चल रही होती है कि पहली स्टेट आई, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट आई, चौथी स्टेट आई, यानी जिसमें आप स्टेट टू स्टेट ट्रांजिशन बहुत ज्यादा रैंडम नहीं होती कि आप 5वीं से तीसरी पे आ गए और तीसरी से छठी पे चले गए और फिर इस तरह करके, ठीक। तो उन चीजों को देखते हुए आप ये कर सकते हैं कि बजाय करंट स्टेट और इनपुट के हिसाब से बनाने के, यू कैन एक्चुअली हैव अ काउंटर, ठीक है, जो कि चलता जाए 0 1 2 3, और अगर वो 0 हो तो वो कुछ कंट्रोल सिग्नल आउटपुट कर ले, 1 हो तो कोई और कंट्रोल सिग्नल आउटपुट कर ले, 2 हो तो कोई और कंट्रोल सिग्नल आउटपुट कर ले, ठीक है। तो ये जो पिछली 1-2 एग्जांपल थी, यानी ये FIFO को कंट्रोल करना है या बिट सीरियल एडर को कंट्रोल करना है, तो यू कैन हैव एक्चुअली अ काउंटर जो कि इन मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स को कंट्रोल कर ले, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप की जो कंट्रोल सिग्नल निकलने हैं वो आप डाल दें एक प्रोग्राम मेमोरी में, और बजाय इसके कि आप, अगर आपने सीक्वेंस में ही चलाना था कि पहले साइकिल में एक काम चाह रहे हैं, दूसरे साइकिल में दूसरा, तीसरे साइकिल में तीसरा, चौथे साइकिल में चौथा, और फिर पहले साइकिल में दोबारा पहला, तो इसी तरह से ही अगर आप चलना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह जब हमने FIR फिल्टर वगैरह को भी फोल्ड किया था, तो क्या था, पहले साइकिल में कुछ कंट्रोल सिग्नल आएंगे, दूसरे साइकिल में दूसरे से उठाना है, तीसरे साइकिल में तीसरे, तो हमने वो काउंटर से इम्प्लीमेंट कर दी। तो कई डिजाइन में ये होता है कि आप या तो काउंटर से डायरेक्टली कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स आप कह सकते हैं कि पहले साइकिल में ये कंट्रोल सिग्नल मुझे चाहिए, दूसरे साइकिल में ये चाहिए, तीसरे साइकिल में ये चाहिए, चौथे साइकिल में ये चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन, जितने भी आपके साइकिल हैं। तो वहां पर फिर आप वो जो बिहेवियर है वो एक प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम कर सकते हैं, और एक काउंटर रख सकते हैं जो कि 0 से लेकर जितनी आपकी स्टेट्स हैं वहां तक जाए और फिर वापस आ जाए, फिर 0 से लेकर उतनी स्टेट्स तक जाए फिर वापस आ जाए। तो जब वो 0 होगा तो 0 वाले कंट्रोल सिग्नल बाहर चले जाएंगे, 1 होगा तो 1 वाले कंट्रोल सिग्नल बाहर चले जाएंगे, एंड सो। बात समझ आ रही कि
पिछला जो था वो तो था कि हमने बिल्कुल कोई भी स्टेट मशीन को कोड कर दिया। इस केस में हम स्टेट मशीन को ये कह रहे हैं कि अगर वो सीक्वेंशियल है, काम ही सीक्वेंशियल है कि पहले साइकिल में कुछ कंट्रोल सिग्नल्स आउटपुट चाहिए, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और एंड सो ऑन, तो हम एक काउंटर लगा लें जो कि ये काम कर ले। तो ये काउंटर बेस्ड आपकी माइक्रो कोडेड स्टेट मशीन सी बन सकती है, ठीक है। सॉरी मैं जरा आगे निकल गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस काउंटर का सीक्वेंस चेंज भी हो, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि यार ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं सीक्वेंस में चलता रहूं, लेकिन अगर कोई खास कंडीशन आती है तो मैं इसको सीक्वेंस को चेंज भी कर सकूं, तो फिर हम इसके अंदर काउंट को के साथ गो टू की फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं कि यार अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन आई, ठीक है, तो हम उस केस में काउंट को बजाय इंक्रीमेंट करने के काउंट को किसी फिक्स एड्रेस पर मूव कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यार ये आपके कंट्रोल सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर आपने प्रोग्राम कर दिया कि यार अगर तो लेट से आप ये कह सकते हैं कि यार अगर 10 स्टेट्स होगी तो उसके बाद में शिफ्ट करके किसी और जगह पे मूव करना। तो जब भी आपने शिफ्ट करना हो तो आप इधर एक बिट को सेट कर देंगे, यार इस काउंटर को लोड कर लो विद दिस ब्रांच एड्रेस, ठीक है। तो जब ये वाली प्रोग्राम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन बाहर आएगी ना, तो बजाय काउंट नॉर्मल काउंट होने के इस वाले एड्रेस के ऊपर वो जंप कर देगा बजाय नॉर्मल चलने। तो ये काउंटर चलता जा रहा था, 0 से 10 पे गया, 10 के बाद आपने कहा कि यार नहीं 10 से 20 पे जंप कर जाओ, तो ये 10 से 20 पे जंप कर। फायदा क्या है, फायदा इधर से इधर तक पहुंच के आप थोड़ा सा गैस करना शुरू हो गए होंगे कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं ये काइंड ऑफ, अब हम एक प्रोसेसर की तरफ आना शुरू हो गए कि जिस तरह एक प्रोसेसर चल रहा होता है तो उसमें एक प्रोग्राम मेमोरी होती है जिससे इंस्ट्रक्शंस एक एक करके निकल रही होती है, और वो जो इंस्ट्रक्शंस निकल रही होती हैं आप नॉर्मली सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन आप उन्हीं इंस्ट्रक्शंस में से कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे चाह रहे होते हैं कि जब वो इंस्ट्रक्शन आए तो आप वो सीक्वेंस तोड़ के किसी और जगह चले जाए, ठीक है। जो आप जब प्रोग्रामिंग करते थे तो उसके अंदर इफ एल्स की स्टेटमेंट आप या स्विच की स्टेटमेंट निकालते, तो इफ में आप कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज आप जंप करके किसी और जगह जाना चाहते हैं वो ब्लॉक। तो ये जो हम प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लिखवा रहे हैं कि क्या डाटा पाथ के कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, एक्चुअली प्रोसेसर के जो कंट्रोल्स है ना, अगर आप उनको कंट्रोल कर रही हो इससे, तो हम इन कंट्रोल सिग्नल्स कहते हैं कि ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शंस उस प्रोसेसर को कंट्रोल करिए। तो एक्चुअली आप जो लॉजिक डिजाइन के आखिरी लेक्चर्स में आकर हमने एक छोटा सा प्रोसेसर शेयर डिजाइन किया था, तो आप लोग किसी हद तक इस बात से गुजरे हुए, बट फ्रॉम अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। उस वक्त हमने कहा था कि लेट्स डिजाइन अ प्रोसेसर, और हमने कहा था जस्ट लेट्स, मैंने आपको बता दिया था कि यार एक प्रोग्राम मेमोरी होती है, एक डाटा मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम पड़ा होता है, इसमें डाटा होता है, ठीक है। अब हम इसको और कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं, अब हम स्टेट मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू, बनेगी वही चीज एंड पे, लेकिन हम कर क्या रहेंगे, हम कहेंगे अगर हमने एक डिजाइन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, डाटा पाथ और कंट्रोल में, और कंट्रोल को हम स्टेट मशीन से भी इंप्लीमेंट कर सकते थे, और फिर हम उस स्टेट मशीन को काउंटर के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते थे, प्रोग्राम मेमोरी के थ्रू भी कर सकते थे। तो जब हम उसके थ्रू इंप्लीमेंट करना शुरू हो तो हम कैसे उसको इवॉल्व करवा सकते हैं, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को पढ़ें। तो अगेन चीज वही बन रही है कि अब हमारे पास यहां से जो निकल रहा है वो इंस्ट्रक्शंस निकल रही है टू डाटा पाथ, जो कंट्रोल कर रही है कि मैंने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, किसकी आउटपुट उठानी है, ठीक है, किस रजिस्टर पर लिखवाना है, किस पे नहीं। सिलेक्ट लाइंस को कंट्रोल कर रही है, इनेबल्स को कंट्रोल कर रही है, रजिस्टर्स के राइट इनेबल्स को, सिलेक्ट लाइंस को, ठीक है। और यहां से जो आपके पास अगेन हमने उसके अंदर आप फंक्शनैलिटी डाल दी कि हम लोड कर सके ब्रांच का एड्रेस। तो इससे क्या हो गया, अब हम इफ एल्स टाइप की कोई चीज कर सके, एटलीस्ट नॉट इफ एल्स, इस केस में हम जंप कर सकते, ठीक है, वी कैन जंप टू अ लोकेशन, ठीक है, कि आप कोड चलता जा रहा था, आपने कहा यहां से उठ के यहां पर चले जाओ, ठीक है। सो जंप आपको चाहिए होता है, स्पेशली एल्स को जंप करने के लिए। इफ एल्स में अगर आपने इफ एग्जीक्यूट कर लिया तो यू नीड अ जंप टू बाईपास एल्स, ठीक है। तो ये एक हमने काइंड ऑफ गो टू की फंक्शनैलिटी, अब गो टू
हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा नहीं था गो टू इज अ स्टेटमेंट कि आप कोड में एक जगह से कहीं पे भी जंप करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि गो टू आप यूज करें कोड में, ठीक है, बट बहुत एक्सेप्शनल केसेस में 2-3 जगहों पर यूज कर लेने में भी हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली मैंने वैसे आज तक नहीं यूज किया, लेकिन 1-2 केसेस हैं मुझे जहां पर आइडिया है कि वो यूज हो जाता है, ठीक है। सो आपका जनरल जो कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर बनता है ना, वो ये बनता है कि आपका कोई डाटा पाथ होता है जिससे आप कोई काम करवा रहे हैं, एक कंट्रोलर है जो कि प्रोग्राम मेमोरी से आप उठाते हैं जो कंट्रोल सिग्नल्स आ रहे होते हैं डाटा पाथ को, और उसकी बेस पे आपकी कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स कंट्रोल हो रही है, ठीक है। सो कंट्रोलर आपका डाटा पाथ को भी कंट्रोल कर रहा है और मेमोरी को भी कर रहा है, ठीक है। सो ये अब जिस तरह अगर हम डिजाइन देखें तो हमारे पास एक प्रोग्राम मेमोरी है जिससे इंस्ट्रक्शंस निकल रही है, ठीक है। एक ALU है जो कि लेट्स जो भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सपोर्ट करना चाहते हैं। जनरली आपके पास रजिस्टर फाइल होती है जिसके अंदर आप रजिस्टर हैं जिनके ऊपर रीड या राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि अगर आपने डाटा मेमोरी से कोई चीज लोड करके रजिस्टर में लानी है या वापस लिखवानी है। जनरली ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम लोड या स्टोर की इंस्ट्रक्शन कहते हैं। लोड की इंस्ट्रक्शन है तो आप उधर से उठा के रजिस्टर फाइल में लाते हैं, स्टोर है तो हम इधर से उठा के वापस लिखवाते हैं। या अगर इंस्ट्रक्शन आपकी ALU की है तो आप रेज फाइल से उठाते हैं, कोई कंप्यूटेशन करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, और उसका रिजल्ट आप वापस लिखवा देते हैं। वापस इधर नहीं लिखवाते, वापस आप रेज फाइल में लिखवाते। तो वो वापस जो रेज फाइल में लिखवाते हैं वो इधर शो किया हुआ 2 रजिस्टर फाइल ड्रॉ करके, ठीक है। बेसिकली एक ही रजिस्टर फाइल नॉर्मली होती है, लेकिन उसकी 2 पोर्ट्स होती हैं फॉर रीड, एक पोर्ट होती है फॉर राइट नॉर्मली। ये जो रजिस्टर है ये अमूमन जो कंडीशन अगर आप कोई एग्जीक्यूट करना चाहें कि आप लेट से A ग्रेटर देन B, A लेस देन B या A ग्रेटर देन इक्वल टू B वगैरह चेक करना चाह रहे हैं, तो एक अगर आपके पास ALU है तो आपको कंपैरेटर का अलग से सर्किट लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि A-P करें तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा अगर तो वो पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कि A इज ग्रेटर देन B, ऐसे है। इसका जो भी रिजल्ट आया अगर उसकी ये साइन बिट 0 हुई A-B करने के बाद तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है या 0 है, ठीक है। सो अगर ये 0 हुई तो इसका मतलब है A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, ठीक है। अगर ये 1 है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये 0 हुई तो इसका ये मतलब है, अगर ये 1 हुई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A इज लेस देन B, ठीक है। तो ये चीज आपका, अगर ये पूरे का पूरा 0 हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि A इज इक्वल टू B, ठीक है। सो पूरे का पूरा 0 कैसे चेक कर सकते हैं? अगर मैंने देखना होगा एक रजिस्टर 0 है कि नहीं तो उसकी क्या लॉजिक बनेगी। मैंने कहा जुगाड़ दूं, कुछ आपसे पूछूंगा तो जागेंगे, वरना सोते रहेंगे। लॉजिक डिजाइन का छोटा सा टेस्ट ले लें आपको। A इक्वल मतलब कोई भी रजिस्टर है उसको इक्वल टू 0 चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, क्या हार्डवेयर होगा? ना करो यार, बहुत सारी बिट्स हैं, चेक करनी है कि ये 0 है। क्या करूँ, क्या लगा सकता हूँ, कौन सा गेट, क्या करूँ कुछ? हाँ, एंड सिंस ऑल 1 हो जाएंगे, वो तभी 1 होगा जब सारे 1 हो। फिर क्या कर सकता हूँ? एक नॉर गेट एक इनपुट होती है, वो 2 को लेता है कि वो दोनों डिफरेंट है कि नहीं। मैं तो कहना सारे के सारे 0 है कि नहीं। हाँ, मैंने एक सिंगल गेट से काम हो जाएगा वैसे। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, कौन सा ऐसा गेट है जो कि जब सारे 0 हो तभी कुछ करता है? अच्छा चलो, और गेट क्या करता है? जब एक भी 1 हो तो
और जब सारे जीरो हो तो क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो सारे जीरो हो तब भी जीरो होता है, अदरवाइज जीरो नहीं होता। तो अगर मैं इसके आगे एक और गेट लगा दूं तो अगर जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि सारे जीरो है, लेकिन मैंने तो 1 करना था उसको। तो मैं इधर एक नॉर गेट ये करता है कि वो जब सारे जीरो हो तो तब ही 1 होता है, अदरवाइज 1 नहीं होता। तो ये ऑल जीरो इस पर मुझे 1 चाहिए था, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर गेट एक लग जाएगा। तो एक नॉर गेट जो है ना, अगर ये यहां पर 1 आ रहा है इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी, ऐसे ही है। अगर यहां पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है ए इज लेस देन बी। सो आपकी ये वाली कंडीशंस जो है ना आप सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, बजाय पूरा कंपैरेटर हमने पढ़ा हुआ है लॉजिक डिजाइन में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन आप वो भी लगा सकते हैं इफ यू नीड सम स्पीड, बट अगर ALU यूज कर रहे हैं और आपका स्पीड उतना बड़ा कंसर्न नहीं है इस वक्त, तो आप ALU के में एड्रेस सबट्रैक्टर लगा होगा तो आप 2 नंबर को सबट्रैक्ट करें और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसकी साइन बिट से या उसकी सारी बिट्स को देख लें कि वो 0 है कि नहीं। तो आप उसकी बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि A ग्रेटर देन B है, A लेस देन B है, या A इक्वल टू B है। ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है। अगर ग्रेटर देन चेक करना हो तो आप A को इस तरफ और B को इस तरफ देकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑप्शन है। यहां पर मैं अभी रुकता हूं क्योंकि फिर असर का टाइम नहीं रहेगा, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।